एवरीवन वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीज फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। हाँ जी, किसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक अपना लीज फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले लीज फाइनेंसिंग होती क्या है? ये एक तरह का रेंटल एग्रीमेंट होता है। एक एसेट का ओनर होता है, दूसरा उसको रेंट पे लेना चाहता है। यानी कि एक ओनर ऑफ द एसेट होता है, इसमें दो पार्टी होती हैं, और एक आपका ओनर ऑफ द एसेट के बजाय दूसरा होता है यूजर ऑफ द एसेट। क्या होता है? यूजर ऑफ द एसेट्स। तो लीज फाइनेंसिंग यानी कि अगर आप लीज पे कोई चीज़ लेते हो तो उसके रिगार्डिंग ये बात की गई है। ये वन ऑफ द पॉपुलर और कॉमन मेथड है एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग का। ये लोन फाइनेंसिंग का क्या है? ये अल्टरनेट है। तो यहाँ पर हम आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर हम लोन फाइनेंस पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लीज फाइनेंस पढ़ेंगे। लोन फाइनेंस और लीज फाइनेंस दोनों का डिफरेंस भी हम करने वाले हैं। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, जिसको लेसर बोलते हैं, वो ओनर ऑफ द एसेट होता है। वो परमिशन देता है उस एसेट को यूज करने की दूसरी पार्टी को। किसको देता है? सेकंड पार्टी को परमिशन देता है रेंटल पेमेंट पर, जिसको लीज पेमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ओनर ऑफ द एसेट एंड द यूजर ऑफ द एसेट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे बैंक है। बैंक क्या करता है सर? बिल्डिंग वगैरह, लैंड या बिल्डिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ, लैंड या बिल्डिंग क्या करता है? लीज पर लेता है। कभी भी बैंक अपनी प्रॉपर्टी खुद बाय नहीं करता। ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट वन इसके अंदर आएगा लीज एंड फाइनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लीज फाइनेंस एंड लोन फाइनेंस, कि बैंक से लोन लेते हो और लीज लेते हो, दोनों में क्या फ़र्क है? मीनिंग सबसे पहले बोला गया है लीज इज ए फाइनेंशियल एग्रीमेंट इन विच वन पर्सन बाय द एसेट, एक पर्सन एसेट को बाय करेगा और बाद में उस एसेट को दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए दे देगा, उसको तो बोलते हैं लीज। और फाइनेंस एक एग्रीमेंट है जिसमें अलाउ टू बाय द एसेट्स विदाउट पेइंग द इंटायर अमाउंट ऑफ इन द लमसम, यानी कि ईएमआई में इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के बेस पर आप क्या कर सकते हो? कोई फाइनेंस ले सकते हो, बाय द एसेट बाय कर सकते हो विदाउट पेइंग द इंटरेस्ट। सारी अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, कुछ ही पोर्शन आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। लाइक कार लोन ले लिया आपने। फिर आते हैं अलो यू कैसे अलो करेगा? टू यूज द एसेट्स, इसमें आप एसेट को यूज कर सकते हो, इसमें आप एसेट के ओनर ही बन जाते हो। ठीक है। इसका अलावा है कंसिडरेशन, ये लीज रेंट होता है। क्या होता है? लीज रेंट बोला जाता है। इसमें डाउन पेमेंट होती है प्लस इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट वन आता है इंस्टॉलमेंट। इट कंसिस्ट कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, यानी कि इसमें कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, एसेट को यूज करने की कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं लोन फाइनेंसिंग की, तो इसके अंदर क्या दिया गया है? कंसिस्ट द प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। इसमें तो लीज रेंट दिया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ लीज रेंट, वो इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, और इसमें प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दिया जाता है। मंथली पेमेंट इसमें कम होती है, इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं? एक तो इंस्टॉलमेंट होती है, प्लस में एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। ऑनरशिप ऑप्शन, ये लास्ट के एंड में इसके पास ऑप्शन होता है कि ये उस एसेट को खरीद भी सकता है और ना भी खरीदे। किसके पास? लेसर के पास, लेसी के पास। किसके पास? लेसी, जो सामान रेंट पे लेता है उसको लेसी बोलते हैं। यूजर ऑफ द एसेट बोलो, उसके पास ऑप्शन होता है, वो मन करे तो उस एसेट को ले सकता है, ना करे तो नहीं। मतलब लेसर और लेसी के बीच एग्रीमेंट होता है। जबकि इसमें अगर सारी की सारी आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी, सारी इंस्टॉलमेंट भर दी, तो आप ओनर ऑफ द एसेट बन जाते हो। तो एक्चुअल में फिर वो आपकी चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन आता है जी एलिमेंट ऑफ लीजिंग। इट कंसिस्ट द फ्लोइंग एलिमेंट, वन शुड अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट बिफोर दे आर गोइंग टू द स्टडी लीज। सबसे पहले पार्टीज, दीज आर एसेंशियल टू पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग। दो पार्टी होनी चाहिए, एक होता है ओनर ऑफ द एसेट्स, दूसरा आता है यूजर ऑफ द एसेट्स। दो पार्टी इसमें मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अपना लेसर के रिगार्डिंग। लेसर कौन होता है जी?
ओनर ऑफ द एसेट्स होता है जो एसेट खरीदता है और बाद में उसको रेंट पे देता है। तो लेसर में भी कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो लीज पे काम करती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बात करते हैं लेसी की। लेसी द रिसीवर ऑफ द सर्विस ऑफ द एसेट्स, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो लीज एसेट्स में भी फर्म और कंपनीज, इनके फर्म भी खरीद सकते हैं और कंपनी भी खरीद सकती हैं लीज पे, ठीक है। इसके बाद होता है लीज ब्रोकर। लीज ब्रोकर एक एजेंट होता है जो बिचौलिया होता है, ओनर ऑफ द एसेट और यूज़र ऑफ द एसेट दोनों को मिलाता है। एक इंटरमीडिएरी होता है, आप ऐसे मान सकते हो। जैसे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनर से ना मिलकर किसी ब्रोकर से, प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका ब्रोकर। तो इसी टाइप से लीज के लिए भी ब्रोकर होता है। तो मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन ऑफ द फॉरेन बैंक, सब्सिडरी, इंडियन बैंकिंग, प्राइवेट फॉरेन बैंक, ये सारे के सारे क्या ब्रोकर के रूप में काम करते हैं अगर आप बड़े लेवल पर लीज का एग्रीमेंट करते हो तो। फिर आते हैं लीज एसेट्स सॉरी द लीज एसेट में भी प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, ऑटोमोबाइल, फैक्ट्री, बिल्डिंग कोई भी हो सकती है लीज एसेट्स। यानी कि नॉर्मली आपने देखा हो तो ये इमूवेबल एसेट को ज़्यादा कंसिडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है टर्म ऑफ लीज। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? टर्म ऑफ लीज। लीज टर्म इज ए पीरियड, इनके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आप लीज पर रहते हो। लाइक बैंक वगैरह अगर बिल्डिंग लेते हैं तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टार्टिंग, फिर लास्ट साल में फिर अगले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द टर्म लीज इज द पीरियड फॉर विच द एग्रीमेंट ऑफ लीज रिमेन फॉर ऑपरेशन। द लीज टर्म में भी फिक्स हो सकती है इन एन एग्रीमेंट और अप टू द एक्सपायरी ऑफ द एसेट, या फिर जो एसेट है जब तक चलेगी तब तक वो यूज़ हो सकता है, या तो 1-2 साल के लिए हो सकता है, या जब तक एसेट काम कर रही है, प्लांट मशीनरी यूज़ हो रही है, तब तक के लिए लीज पे ले लिया जाता है। फिर आता है लीज रेंट। द कंसिडरेशन दैट द लीज पे टू द लेसर, यानी कि लीज रेंट क्या होता है, जो लेसी लेसर को पे करता है एसेट्स के यूज करने के बदले में, उसको लीज रेंट बोला जाता है। ये तो कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका टाइप ऑफ लीजिंग। क्या आता है? टाइप ऑफ लीजिंग के रिगार्डिंग। तो लीजिंग के या लीज के टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, ये एक फाइनेंशियल कंसेप्ट है, एक अरेंजमेंट है 2 पार्टीज़ के बीच में जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती हैं। तो लीजिंग में भी क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ लीजिंग। कौन कौन सा है? पहला आता है लीज बेस ऑन द टर्म ऑफ लीज, टर्म के बेस पर। दूसरा, पार्टीज इन्वॉल्वमेंट कितनी है। तीसरा, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और चौथा, एरिया बेस पे। 4 तरीके से आप लीज को बाइफिकेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। चारों देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता है जिसके अंदर फाइनेंशियल लीज। कौन सा दे रखा है? फाइनेंशियल लीज। फिर ऑपरेटिंग लीज, ये टर्म पीरियड के बेस पर है। अगर आप पूरी की पूरी एसेट्स के लिए होल एसेट को लीज पर लेते हो, जब तक उसकी लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, जब तक वो कमा के दे सकती है, तो उसको फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एसेट को लोन पे लेते हो तो आपकी ऑपरेटिंग लीज है। इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। दूसरा आता है मेथड्स, सेल एंड लीज बैक या डायरेक्ट लीज। सेल एंड लीज बैक के अंदर क्या आएगा? अगर मान लें कि आपके पास कोई एसेट्स है लेकिन आपके पास पैसे की कमी है, तो आप क्या करते हो? वो एसेट किसी थर्ड पर्सन को बेच देते हो और बदले में उसी से फिर रेंट पे ले लेते हो। इसी को बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। डायरेक्ट लीज का मतलब होता है जहाँ पर इंटरमीडिएरी एजेंट या ब्रोकर नहीं होते, यूजर ऑफ द एसेट और ओनर ऑफ द एसेट दोनों मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो लीज बेस्ड ऑफ पार्टी इन्वॉल्वमेंट। पार्टी कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है? एक तो सिंगल इन्वेस्टर, एक आपकी लीवरेज। सिंगल इन्वेस्टर मतलब एक ही व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है जो एसेट लीज पे देनी है उस पर, और लीज वाला मतलब लोन वगैरह पे लेके बना रखी है। इसके बाद आते हैं लीज बेस्ड इन द एरिया। डोमेस्टिक लीज, जहाँ पर सारी पार्टी एक ही देश की हो। और इंटरनेशनल लीज, जहाँ पर लेसर या लेसी जो होते हैं या फिर एजेंट होते हैं वो अलग अलग देशों के होते हैं। तो आइए इनको डिटेल में करते हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने चार्ट ही पढ़ा था, डिटेल में इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट वन देखिए क्या कुछ दे रखा है। हाँ जी, फर्स्ट वन दे रखा है फाइनेंसिंग लीज, ऑल्सो कॉल्ड फुल पे आउट लीज भी बोला जाता है। फाइनेंसिंग लीज को क्या बोला जाता है? फुल पे आउट लीज भी इसको बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्ग टर्म लीज।
लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे लिया जाता है। कैन नॉट कैंसिलेबल, ये कैंसिलेबल नहीं की जाती एग्रीमेंट के एक्सपायर होने से पहले, ठीक है। यानी कि आप ये मान लो, देखो मान लें कि एक एसेट है, लाइक कोई गाड़ी, कार ही लगा लो, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये, ठीक है। वैसे तो इमूवेबल होती है लेकिन फिर भी लगा लो, कार लगा लो, मान लें कि 15 साल चलेगी, यानी 15 ईयर, 15 साल चलेगी। अगर आप मान लें कि 13-14 साल के लिए उसको लीज पे ले रहे हो, तो उसको तो बोलते हैं फाइनेंसिंग लीज। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग लीज। लेकिन अगर आप 1-2 साल के लिए, 1 या 2 साल के लीज पे लेते हो, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 15 साल जो 15 ईयर है ना किसी गाड़ी के चलने के रोड पे, तो इसको इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट्स। इसको एसेट की इकोनॉमिक लाइफ बोला जाता है, ठीक है। तो आइए अब करते हैं स्टडी। तो फाइनेंशियल लीज मीन्स लीज ऑफ द टर्म दैट अप्रोच द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ के लिए पट्टे पर ली जाती हैं। द टोटल पेमेंट ओवर द टर्म इज लीज आर ग्रेटर देन द लीज इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लीज एसेट। मान लें कि एक एसेट खरीदी 10 लाख रुपए में है, लेकिन अगर आप उसको पूरी को लीज पे लोगे ना, तो आपको 12 लाख 15 लाख ऐसे पड़ेगी, ज़्यादा होगी हमेशा ही इनिशियल वैल्यू से। एग्जाम्पल, हायरिंग एक फैक्ट्री, अगर आप एक फैक्ट्री को हायर करते हो, या आपने देखा हो तो कोरोना काल में बहुत सारे स्कूल बंद हो गया, वो क्या करें, ठेके पे दे रहे हैं, जिसकी ज़मीन थी उनसे तो चला नहीं, वो क्या करें, ठेके पे दे रहे कि लीज पे ले लो। तो बिल्डिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। मैंने कार का एग्जांपल तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, उसकी जगह आप फैक्ट्री का एग्जांपल भी ले सकते हो, क्योंकि कार मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, जबकि लीज के अंदर इमूवेबल को कंसिडर हम करते हैं। नेक्स्ट वन आता है फिर इसमें ऑपरेटिंग लीज। हाँ जी, नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज को सर्विस लीज भी बोलते हैं, उसको पे आउट, ऑल पे आउट लीज थी ना, आपको याद हो थोड़ा सा। फाइनेंशियल लीज को फुल पे आउट लीज बोलते हैं, जबकि ऑपरेटिंग लीज को सर्विस लीज बोला जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज को सर्विस लीज बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग लीज क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले कंप्लीट करके ऐसे बता दूं, मान लीजिए फैक्ट्री लगा लो, 15 साल के लिए चलेगी वो बिल्डिंग, 1-2 साल के लिए, 3-4 छोटे टाइम पीरियड के लिए लेते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टर्म या कैंसिलेबल, इसको कैंसिल किया जा सकता है जी, जबकि फाइनेंशियल लीज को कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो इट मीन्स लीज फॉर ए टाइम पीरियड शॉर्टर देन द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ तो 15 साल है, लेकिन टाइम पीरियड 1-2 साल के लिए आप लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए क्या दिया गया है, द पेमेंट ओवर द टर्म ऑफ द लीज आर लेस देन द लेसर इनिशियल कॉस्ट। लेसर की मान ली 10 लाख रुपए की बिल्डिंग, आपने 1 साल रही, आपने दिया उसको, सपोज करो कि 50,000 रुपये, तो ये हमेशा ही क्या रहेगी, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि इनिशियल कॉस्ट कौन सी ज़्यादा, किस में ज़्यादा रहती है, तो आप बोलोगे ऑपरेटिंग में। एग्जाम्पल, हायरिंग ए कार फॉर ए पर्टिकुलर ट्रैवल इट इंक्लूड ऑल दी एक्सपेंसेस, ड्राइविंग सैलरी, मेंटेनेंस, फ्यूल या रिपेयर वगैरह सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद जो अपना सेल एंड लीज बैक। जैसे मैंने पहले बताया, अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम किया जाता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम किया जाता है। सेल एंड लीज बैक इज ए लीज अंडर विच लेसी सेल एन एसेट। लेसी क्या करता है, अपनी एसेट को बेचता है किसी व्यक्ति को फॉर द कैश प्रस्पेक्टिव लेसर, इसके पास पैसा होता है, और बदले में उसी लेसर से फिर वापस खरीद लेता है रेंट पे, फिर पीरियोडिक पीरियड के लिए। इट मे बी इन टर्म ऑफ ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंशियल, अब खरीदेगा ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग भी होता है, फाइनेंसिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कन्वीनियंट मेथड, जो पहले से यूज़ किया जा रहा है इन लीज फाइनेंसिंग, विच फैसिलिटेट द फाइनेंशियल लिक्विडिटी। किसको फैसिलिटेट करता है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी को। नेक्स्ट वन आता है जी अपना डायरेक्ट लीज। क्या दिया गया है, डायरेक्ट, व्हेन द लेसी बिलोंग टू द ओनर ऑफ द एसेट्स और यूजर ऑफ द एसेट विद डायरेक्टली रिलेशन विद द लेसी, मतलब लेसर और लेसी, लेसर और लेसी के बीच में क्या हो, डायरेक्ट रिलेशन हो। व्हेन द लीज बिलोंग टू द ओनर ऑफ द एसेट्स एंड यूजर ऑफ द एसेट विद डायरेक्टली लीज है ये, सॉरी ध्यान रख लेना थोड़ा इसको डायरेक्ट लीज बोलते हैं। डायरेक्ट लीज में भी डाई पार्टी लीज या फिर ट्राई पार्टी, 2 पार्टी या 3 पार्टी। नेक्स्ट वन आता है फिर इसमें सिंगल इन्वेस्टर लीज, ठीक है, सिंगल इन्वेस्टर लीज।
व्हेन द लीज बिलोंग टू ओनली टू पार्टी, जब लीज क्या है सिर्फ दो पार्टी से बिलोंग करती है। लेसर इट इज़ द कॉल्ड नेमली लेसर इट इज़ कॉल्ड एंड द सिंगल इन्वेस्टर लीज, इट कंसिस्ट ओनली वन इन्वेस्टर यानी कि ओनर होता है। नॉर्मली ऑल टाइप ऑफ लीजिंग सच एज ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, सेल बैक लीवरेज, डायरेक्ट लीवरेज आर कमिंग अंडर दीज लीज। जिसका एक ओनर हो, सीधी बात ये, जैसे एक व्यक्ति के पैसे लगे हुए किसी एक स्कूल पर, उसको हम बोलते हैं सिंगल इन्वेस्टर लीज। नेक्स्ट वन आता है जी लीवरेज लीज। दिस टाइप ऑफ लीज यूज टू एक्वायर द हाई लेवल कैपिटल कॉस्ट। अगर लीवरेज लीज ले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अदर पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हाई लेवल कैपिटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स या इक्विपमेंट बोलते हैं। इस लीज के अंदर तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक तो लेसर, एक लेसी और एक जो पैसे दे रहा है। पहले वाले में तो क्या सिंगल में तो दोनों एक ही व्यक्ति थे, लेकिन इसमें क्या दोनों अलग अलग व्यक्ति, लेंडर अलग हैं। तो द लीवरेज लीज लेसर एक्ट एज द इक्विटी पार्टिसिपेंट सप्लाइंग ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द एसेट वाइल लेंडर सप्लाई द मेजर पार्ट। ठीक है, लेंडर क्या करेगा, मेजर पार्ट को सप्लाई करेगा, पैसे देगा जो भी लीज के रिगार्डिंग, ठीक है, और जो लेजी है उसका पार्ट छोटा होता है। नेक्स्ट वन आता है इसके बाद डोमेस्टिक लीज। डोमेस्टिक लीज के अंदर सारी की सारी पार्टियां सेम कंट्री से होगी, उसको डोमेस्टिक लीज बोलते हैं। डोमेस्टिक लीज के बाद आता है इंटरनेशनल लीज। इंटरनेशनल लीज में क्या है, जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करती है। लाइक लेसर इंडिया से कर सकता है, लेसी अमेरिका से कर सकता है, ठीक है, हो सकता है लोन कहीं उसने और कहीं से ले रखा हो, तो इसके रिगार्डिंग आ जाएगा। फिर इसका फ़ायदा क्या कुछ है, एडवांटेज क्या कुछ है, ये पढ़ना ज़रूरी है। एडवांटेज ऑफ द लीज, एडवांटेज ऑफ द लीज। लीज फाइनेंस इज वन ऑफ द मॉडर्न सोर्स ऑफ द फाइनेंस, यानी कि आज के टाइम का सोर्स है ये, सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए लीज का यूज़ किया जाता है। विच पे ए मेजर रोल इन पार्ट ऑफ द एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी। लाइक एडवांटेज क्या क्या है लीज के, सर एक तो फिक्स कॉस्ट को पैसे जो हमारे लगते 10-20 लाख रुपए वो नहीं लगेंगे, सिर्फ रेंट देना पड़ेगा। दूसरा एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग है सर, अगर हम एसेट के लिए पैसा हम बचा के रख सकते हैं। कन्वीनियंट होता है, सिंपल है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, सिंपल मेथड है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ज़्यादा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना के बराबर, रिड्यूस द रिस्क को कम किया जा सकता है, और बेटर अल्टरनेट दे रखा है लोन फाइनेंसिंग का ही। पहले लोन लेते, फिर उससे अपनी एसेट खरीदते, फिर उसकी किस्त भरते, उससे अच्छा क्या है सर रेंट पे ले लो। नेक्स्ट वन दे रखा है लीज फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर लीज फाइनेंस कौन करता है प्रेजेंटली। लीज फाइनेंसिंग ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और ये एक इफेक्टिव फाइनेंस सोर्स है, ठीक है, मोस्टली बिजनेसमैन इसी को कंसिडर करते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी लीज फाइनेंसिंग की हेल्प प्रोवाइड, अगर आपको लीज पे कोई चीज़ लेनी है तो ये फाइनेंस करते हैं, ठीक है। टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न कौन कौन से आते हैं, देखिए लीज फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में भी क्लासीफाइड कौन कौन से ग्रुप में करते हैं। एक आता है पब्लिक ग्रुप और एक आता है आपका प्राइवेट ग्रुप। लीज इंस्टीट्यूशन पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक के अंदर लीज इंस्टीट्यूशन होगा लीज बाय द डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, या फिर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, या फिर स्पेशलाइज किसी के रिगार्डिंग। डेवलपमेंट मतलब कोई भी पैसा ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, और स्पेशलाइज मतलब पर्टिकुलर, जैसे एग्रीकल्चर है तो नाबार्ड से, ठीक है। इसी तरह लीजिंग कंपनी हो सकता है और फाइनेंसिंग कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में लीजिंग इंस्टीट्यूशन में लीज फाइनेंसिंग कंपनी दोनों आ जाती है, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बस यही कि डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कौन, जैसे ICICI हो गया, SIDBI हो गया, सॉरी SIDC हो गया, IFCI हो गया, ठीक है, IDBI हो गया। स्पेशलाइज जो LIC स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस करेगा, ये UTI म्यूचुअल फंड करेगा, जनरल इंश्योरेंस सिर्फ जनरल इंश्योरेंस ही करेगा, हाउसिंग वाला सिर्फ ICICI, ये स्पेशलाइज में आ जाता है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में ये प्राइवेट के नाम कंपनियों के नाम दे रखे हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपना फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के रिगार्डिंग, हाँ जी, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। सबसे पहले मीनिंग कौन कौन सा है, ए कमर्शियल एग्रीमेंट इन विच लेसर अलो टू द लेसर अलो टू द लेसी टू यूज द एसेट फॉर मैक्सिमम पार्ट।
लेसर क्या करता है, लेसी को किसी भी एसेट का मैक्सिमम पार्ट यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, एक कमर्शियल एग्रीमेंट है जिसमें लेसर लेसी को एसेट का मैक्सिमम पार्ट, जैसे मैंने बोला ना 1 से 15 साल के लिए हमारी फैक्ट्री चलेगी, तो यहाँ से 13 से 14 साल के लिए पूरा पूरा दे देता है। ठीक है ना, इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लाइफ, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीज, जब एक एसेट का पूरा पार्ट दे दिया जाता है मोस्टली। अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेंटल इज नोन एज फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक एसेट है उसका सिर्फ एक पार्ट दिया जाता है, जबकि फाइनेंशियल में पूरी की पूरी इकोनॉमिक एसेट का मोस्टली पार्ट दे दिया जाता है रेंट पे। ए कमर्शियल एग्रीमेंट इन विच लेसर अलाउ द लेसी टू यूज द एसेट इन ए स्मॉलर देन द इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन आता अपना नेचर, लोन एग्रीमेंट और रेंटल एग्रीमेंट। फाइनेंशियल लीज में एक तरह का लोन एग्रीमेंट होता है, ऑपरेटिंग में रेंट की तरह ही होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से एक जगह रहे तो खुद के घर जैसी फीलिंग आने लग जाती है, लाइक लोन एग्रीमेंट। इसके बाद है अपना जी नेचर, तो हो गया लीज टर्म। लीज की टर्म क्या क्या है, ये लॉन्गर होता है, ये लीज टर्म शॉर्टर होता है। रिस्क बेरिंग लेसी करेगा, आप खुद ये मान के चलो, देखो मान ली एक बिल्डिंग है जो आपको पता सर 100 साल के लिए चलेगी, आपने वो क्या किया, मोस्टली वो उसी में रह रहे हो आप, आपके दादा परदादा सारे उसी में रह रहे थे, लेकिन है वो रेंट पे ही, तो उसकी केयर कौन करेगा, आप ही करोगे या जो ओनर आएगा वो कराएगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए लाइक पीजी वगैरह में रहते हो, कहीं छोटे टाइम रूम के लिए रहते हो, महीने 2 महीने के लिए, वहाँ पर सारा का सारा ओनर करता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ रिस्क रिवार्ड, इसके अंदर क्या है, फ्रॉम द लेसर टू लेसी, अगर वो रिस्क लेगा तो उसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी तो लेसी लेगा, लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह, और इसके अंदर क्या है, सारा सारा लेसर ही को उठाना पड़ता है। कैंसिलेशन लीव, ये कैंसिल की जा सकती है, सॉरी नहीं की जा सकती फाइनेंशियल लीज, और ये कैंसिल की जा सकती है। टैक्स बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंसिंग चार्ज आर अवेलेबल टू द लेसी को मिलेगा, और इसका सारा का सारा क्या होगा, सिर्फ लीज रेंट ही लेसी घटा सकता, बाकी चीज़ें नहीं घटाएगा। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसमें लेसी बोर्न करता है, इसमें लेसर, यानी कि फाइनेंशियल लीज में मोस्टली सारे के सारे काम कौन करता है, लेसी करने लग जाता है। फिर आता है जी नेक्स्ट अपना बार्गेनिंग, बार्गेन परचेज कि बार्गेन करना परचेज के रिगार्डिंग। लेसी कंटेन एन ऑप्शन, लेसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एंड में क्या कर सकता है, उस एसेट को बाय भी कर सकता है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेसी कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो ये कुछ एग्जांपल थे, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका सॉरी, हायर परचेज एंड लीजिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले मीनिंग, हायर परचेज मैंने बोल दिया, ये मूवेबल एसेट के लिए होती है, मूवेबल एसेट्स के लिए हायर परचेज होती है, लाइक बाइक लोन, कार लोन, फ़ोन लोन। और लीजिंग जो होती है इमूवेबल के लिए होती है, इमूवेबल एसेट्स के लिए होती है, जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह हो गया। पहले मीनिंग, इट डील इन विच वन पार्टी कैन यूज द एसेट्स, वन पार्टी कैन यूज द एसेट ऑफ द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी के एसेट का यूज करती है और बदले में पेमेंट देती है, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI भरते जब आपको हायर परचेज होता है। जबकि लीजिंग अभी हम पढ़ के आए कि सर एक लेसर होता है, एक लेसी होता है, एक ओनर ऑफ द एसेट, एक यूज़र ऑफ द एसेट होता है, और जो यूज़र ऑफ द एसेट होता है कुछ कंसिडरेशन देता है जिसको लीज रेंट बोलते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। गवर्निंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न नहीं किए जाते, जबकि लीजिंग के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आता है। कितना आता है, 19 आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डाउन पेमेंट। ये रिक्वायर्ड, डाउन पेमेंट ज़रूरी है, जब आपकी EMI तभी बनेगी जब कोई डाउन पेमेंट करोगे, लीज में कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट्स, एसेट को यूज़ करने की जो कॉस्ट आती है सिर्फ वही आएगी। मेंटेनेंस वगैरह आ जाता है, लीज रेंट वगैरह आ जाता है। टाइप, ट्रक, कार, लॉरी, लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के, ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। ओनरशिप, ownership of the asset is transferred to the hire purchase, ownership of the asset is transferred to the hire purchase on the payment of the last payment, ownership लास्ट पेमेंट पे ट्रांसफ़र होती है, और ओनरशिप डिपेंड करती है सर लीज एग्रीमेंट पे, नॉर्मली होती ही नहीं, आप ये मान लो। नेक्स्ट वन आता है जी अपना फिर
रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हायर परचेजर की होती है रिपेयर या मेंटेनेंस करने वाले की, और इसमें लीज के ऊपर डिपेंड करता है। कंसीडरेशन, इनिशियल पेमेंट प्लस में इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, इसमें सिर्फ लीज रेंट देना पड़ता है। ये शॉर्टर टाइम के लिए होती है, ये लॉन्गर टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें याद रखनी है, शॉर्टर टाइम के लिए और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, बस यही था। फिर आता है लीज एंड बाय डिसीजन के रिगार्डिंग दे रखा है कि खरीदें या बनाए, लीज एंड बाइंग डिसीजन देखिए क्या कुछ दे रखा है इसमें। हाँ जी, तो इसमें दे रखा है लीज एंड बाय के रिगार्डिंग क्या कुछ है देखिए। हाँ जी, लीज एंड बाय डिसीजन इन्वॉल्व अप्लाइंग कैपिटल बजटिंग, क्योंकि लीज क्या है सर, लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग आपको कोई इन्वेस्टमेंट लेनी है तो उसके लिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक हम पढ़ते हैं। तो लीज पे ले या बाय डिसीजन ले, नॉर्मली यहाँ पर कैपिटल बजटिंग के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं टू डिटरमाइन इफ़ द लीज एज एसेट्स इज़ बेटर ऑप्शन देन द बाइंग। अगर हमें लीज पर लेना सस्ता पड़ता है खरीदने के बजाय, तब कैपिटल बजटिंग के रूल यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो लीज इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है ये, इन विच ए कंपनी, लीज होता क्या है अब उसके बारे में बताया गया है। लीज क्या होता है, लीज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच ए कंपनी यानी कि लेसी ऑब्टेन ए एसेट, एक एसेट लेती है फ्रॉम अनदर कंपनी जिसको लेसर बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और लीज रेंट पर। इट मे बी इन्वॉल्व ऑप्शन टू ट्रांसफ़र, लास्ट में हो सकता है कि वो लेसर से एसेट ले भी ले और ना भी ले। ये तो लीज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बाइंग क्या होता है, खरीदना क्या होता है जी अपना। एसेट, बाइंग द एसेट इन्वॉल्व परचेज ऑफ द एसेट विद कंपनी ऑन फंड, या तो कंपनी के खुद के पैसे का या फिर बैंक वगैरह से लोन लेके एसेट खरीदना। इन फंडिंग आउट वेदर लीजिंग इज बेटर देन द बाइंग, इन सब को देखकर हमें लगता है कि सर लीज पे लेना ही ठीक है बाइंग की बजाय। वी नीड टू फाइंड आउट द पीरियोडिक कैश फ्लो, इसके लिए हमें क्या अपना कैश फ्लो, एक होता प्रॉफिट, एक होता आपका कैश फ्लो। प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम को इंक्लूड करते हैं, जबकि कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम को इंक्लूड नहीं करते। यही आपका क्रस है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपना आता है जी। हाँ जी, इसके बाद क्या देखा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैश फ्लो फाइंड आउट करना चाहिए पीरियोडिक टाइम बेस पे से अंडर द बोथ द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन के अंदर, और डिस्काउंटिंग डैम द आफ्टर द टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और डेब्ट वाला अगर तो टैक्स वैक्स भरना है तो वो घटाने के बाद टू सी वेयर डज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लीजिंग स्टैंड फॉर कंपेयर टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बाइंग। कहने का मतलब फ्यूचर की वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो लीजिंग के अकॉर्डिंगली, और फ्यूचर की वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो आपकी बाय के ऑप्शन पे। उसके बाद उनको कंपेरिजन करो। अल्टरनेट विद द लोअर प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो इज सिलेक्टेड, जहाँ पर पैसा कम खर्च हो रहा है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बनाता है जी आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो ऑफ द लीज या आफ्टर टैक्स कैश फ्लो ऑफ द परचेज। परचेज पहले लीज के बारे में बताएगा, फिर परचेज के बारे में। लीज से रिलेटेड है क्या बातें जो आपको पढ़नी चाहिए। लीज के रिगार्डिंग डिटरमाइनिंग पीरियोडिकल कैश फ्लो इन केस ऑफ लीजिंग ईजी। ईजी इसकी निकालनी, इसके अकॉर्डिंग कैश फ्लो क्या है निकालना थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि मोस्ट इन्वॉल्व पीरियोडिक फिक्स पेमेंट, क्योंकि फिक्स रेंट तो फिक्स ही पे करना पड़ेगा, वन टाइम टर्मिनल पेमेंट, और लास्ट में अगर खरीदेंगे तो लास्ट में पेमेंट कर देंगे। दे में आल्सो इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस। अब मैंने बोला ना कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स ये बियर करनी पड़ती है बस। अब कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या कुछ आ सकता है, लाइक इंश्योरेंस की आ सकती हैं एसेट से रिलेटेड जो, या फिर दीज पेमेंट ऐसे टैक्स साइड, टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो भी आप खर्चा करोगे सारा बेनिफिट मिलेगा आपको, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी टैक्सेबल इनकम में। ठीक है, तो पीरियोडिक आफ्टर टैक्स कैश फ्लो लीज, यानी कि एक पीरियोडिक का मतलब हर साल एनुअली आप बोल सकते हो कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट या लीज रेंट। मैंने बोला ना कॉस्ट ऑफ एसेट लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट, और उसको आफ्टर टैक्स किसी को करना तो 1 - T करना पड़ता है बस। टर्मिनल
लास्ट वन क्या निकालेंगे, टर्मिनल यानी कि अंतिम। पीरियोडिक का मतलब तो होता है जो हर साल आपको मिले, और टर्मिनल का मतलब होता है 5 साल 10 साल के बाद, जितना भी आपने टाइम एग्रीमेंट कर रखा है, जितना भी आपने लीज पर ले रखी है, उसके बाद लास्ट दिन की बात कर रहे हैं। एक तो पीरियोडिक आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, जो आपने ये निकाला ये लिख देंगे, प्लस में अमाउंट पेड एट द परचेज ऑफ, और कितनी अमाउंट आपने पे की थी वो, तो टोटल आपके पास कैश फ्लो निकल आएगा। नेक्स्ट वन अपने पास, ये तो लीज के रिगार्डिंग था। परचेज के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो परचेज के रिगार्डिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कैश आउटफ्लो इन द केस ऑफ परचेज, कि कितना पैसा बाहर जा रहा है अगर हम एसेट को बाय करते हैं। इफ़ द कंपनी यूज इट्स ओन फंड, कंपनी खुद के फंड यूज करेगी तो टोटल कॉस्ट अज्यूम टू बी पेड आउट एट द टाइम, तो खुद के कॉस्ट करेगी तो टोटल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं आएगी स्टार्टिंग में। बट अगर कंपनी लोन लेती ना, तब पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि लोन की रिपेमेंट करनी पड़ती है, उसका टैक्स में बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। तो अदर कैश फ्लो इंक्लूड टैक्स सैलरी ऑफ द डेप्रिसिएशन, इसको कंसीडर करना है। कोई पोटेंशियल सेविंग है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, इंश्योरेंस है, इन सब को क्या करेंगे, परचेज या यूज़ ऑफ द एसेट के टाइम यूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है ना। वंस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आफ्टर कैश फ्लो अंडर द बोथ अल्टरनेट, दोनों से निकाल लेंगे। वी नीड, आगे क्या दिया गया देखना, हाँ, वी जस्ट नीड टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। मैंने बोला फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंटेड करोगे प्रेजेंट वैल्यू में, चाहे वो बाय का डिसीजन हो और चाहे वो आपका लीज का डिसीजन हो। वी जस्ट नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन बाय यूजिंग द कंपनी आफ्टर टैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, चूजिंग द ऑप्शन द लोवेस्ट प्रेजेंट आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है खर्चा, जिस पर एसेट करिए, जिसमें कम लगेगा वही आप एक्सेप्ट कर लोगे। सिंपल सी बात है, इसका अगर ज़्यादा याद नहीं तो कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ आप इतना पढ़ लेना कि लीज क्या होता है, ये आप कर सकते हो, लीज क्या हो सकता है, बाइंग क्या हो सकती है, ये सब का आप काम कर लोगे। इसके बाद बस यहाँ तक कर लेना। अगर ये लीज वाला सिस्टम समझ में ना आए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इतना बड़ा ये ज़्यादा है भी नहीं मैटर कि इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है इसके स्टेप इन्वॉल्व इन दी इवेलुएटिंग द लीज और परचेज ऑफ द लीज डिसीजन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो ए लीज इज लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, लाइक रेंट इक्विपमेंट का, लैंड का, बिल्डिंग का, अदर एसेट का। लीज ऑफ एसेट फ्रॉम द लेसर या परचेजर ऑफ द एसेट बाय द ब्रोइंग द फुल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट शुड बी कंपेयर, यानी कि हम वही बात है कि खुद उधार पे लें या फिर खुद बैंक से लोन, यहाँ पर ये माना गया बैंक से लोन लेके या अदर कहीं से भी फाइनेंस करके डेब्ट से पैसा लेके हम लेते, तब के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर और लेसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी स्पेसिफिक एसेट को खरीदने के लिए, सॉरी हायर करने के रिगार्डिंग। तो क्या कुछ देर का इसमें पहला, सबसे पहला दिया गया जिसमें डिटरमाइन द आफ्टर कैश फ्लो, पहले ये निकालेंगे दोनों का, लीज का भी और आपका बाय का भी, ठीक है। दूसरा उसकी फिर जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी है इसको डिस्काउंट करना है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर टैक्स। फिर दोनों की एनपीवी, एनपीवी कैसे निकलती है आपको याद हो तो, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दोनों निकाल लेंगे ये, और जो प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न के केस में, किस केस में, रिटर्न के केस में। फिर डिटरमाइनिंग आफ्टर टैक्स आउटफ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो, बाइंग अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन आफ्टर टैक्स कैश आउटफ्लो अंडर बाइंग अल्टरनेट बेस्ड ऑन ब्रोइंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस ये तो मैंने लिख ही दिया था, वही बात यहाँ पर की गई है कि आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आउटफ्लो आपका निकल जाएगा। इसके बाद बाइंग या लीजिंग में से कोई एक डिसीजन आप ले लोगे, तो लोअर, अगर मैं सिर्फ आउटफ्लो की बात करता हूँ, है ना, देखो आउटफ्लो के केस में तो एनपीवी जो नेगेटिव में होगी वो सिलेक्ट करेंगे या फिर जो लोअर होगी वो सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इनफ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कैश इनफ्लो, ये कैश के बारे में है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। अगर हम कैश इनफ्लो के बारे में देखेंगे तो जो एनपीवी पॉजिटिव होगी या फिर हाईएस्ट होगी उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट के रिगार्डिंग है तो यहाँ पर लोअर वाला केस चल जाएगा, ठीक है। फिर कंपैरिजन कर सकते हैं आप, जो भी कम हो कॉस्ट वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये था जी अपना आज का लेक्चर, तो होप शो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9812926011। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।